नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने जो भारत की नदियां थीं उस पर हम लोगों ने संपूर्ण चर्चा की और उससे संबंधित जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की। दोस्तों, ज्योग्राफी की आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर है मानसून। तो दोस्तों, हम लोग मानसून से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं मानसून क्या है। तो दोस्तों, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। यह पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, जो मानसून शब्द है यह अरबी भाषा का शब्द है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरबी विद्वान अल मसूदी ने किया। जो अरबी विद्वान अल मसूदी थे, इन्होंने सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किया। दोस्तों, हिंद महासागर के ऊपर प्रवाहित होने वाली उन पवनों को मानसून कहा जाता है जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है। तो दोस्तों, हिंद महासागर के ऊपर प्रवाहित होने वाली उन पवनों को मानसून कहा जाता है जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है। दोस्तों, हम लोग मानसून की जो चर्चा कर रहे हैं यह भारत की दृष्टि से कर रहे हैं, तो आप लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको लीजिएगा। जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है, इन पवनों में ऋतुवत परिवर्तन होता है, अर्थात ग्रीष्म काल में या गर्मी के सीजन में इनकी दिशा जो है वह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो दोस्तों, जो मानसून है भारतीय मानसून, तो इसमें दोस्तों जो परिवर्तन है इनके पवनों में ऋतुवत परिवर्तन होता है, अर्थात ग्रीष्म काल में इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। दिशाओं के बारे में आप लोगों को ज्ञान होगा ही, मैंने कई बार बताया है कि दोस्तों ये हमारी दिशा होती है उत्तर, नीचे वाली होती है दक्षिण, ये दोस्तों पूर्व और ये पश्चिम। तो दोस्तों, कह रहा है कि ग्रीष्म काल में या गर्मी के जो गर्मी का सीजन होता है इसमें इनकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम से, मीन्स इस तरफ से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, इस तरफ की ओर होती है। और तो शीतकाल में दोस्तों इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दोस्तों, शीतकाल जब आता है तो इनकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। इस सीधा ग्रीष्म काल का उल्टा हो जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, मानसून संबंधी विभिन्न तथ्य। तो मानसून संबंधी विभिन्न विभिन्न जो तथ्य हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसमें पहला तथ्य हमारा ITCZ। ITCZ इसका दोस्तों फुल फॉर्म होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन मीन्स अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। दोस्तों, दूसरा पॉइंट हमारा है कोरियालिस बल और तीसरा है दोस्तों फेरल का नियम। दोस्तों, देखते हैं ITCZ ये क्या होता है। तो दोस्तों देखिएगा, संपूर्ण ग्लोब पर जहाँ पर दोनों व्यापारिक पवनें एक दूसरे से मिलकर अभिसरित होती हैं उसे दोस्तों ITCZ कहते हैं। दोस्तों, संपूर्ण ग्लोब पर यहाँ पर दोनों व्यापारिक पवनें कौन कौन सी दोनों व्यापारिक पवनें दोस्तों? पहली उत्तरी व्यापारिक पवन और दूसरी दोस्तों दक्षिणी व्यापारिक पवन। हम लोग दोस्तों जो हमारा ग्लोब होता है उस पर हम लोग जो इसको अपने ग्लोब को अपनी पृथ्वी को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों, जो ये उत्तरी गोलार्ध हमारा है और दक्षिणी गोलार्ध, उसी के दोस्तों आधार पर हम लोग जो ये हमारी व्यापारिक पवनें हैं उनको भी दोस्तों उन्हीं के नाम पर दिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध के नाम पर उसको दोस्तों उत्तरी व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध के नाम पर उसे दक्षिणी व्यापारिक पवनें। तो दोस्तों, यही कह रहा है कि संपूर्ण ग्लोब पर जहाँ पर दोनों व्यापारिक पवनें एक दूसरे से मिलकर अभिसरित होती हैं, वही जो क्षेत्र है दोस्तों वो ITCZ कहलाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, यह एक निम्न दाब पेटी है। इसके अतिरिक्त यह एक गतिशील पेटी है। यह एक जो ITCZ है यह एक निम्न दाब पेटी है। इसके अतिरिक्त यह एक गतिशील पेटी है, अर्थात जिधर तापमान अधिक होता है उधर की ओर यह विस्थापित हो जाती है। यह दोस्तों कह रहा है कि जो ये ITCZ है यह एक निम्न दाब पेटी है, अर्थात इसमें दोस्तों जो उच्च दाब होगा उधर से, आपको पता होगा जो उच्च दाब होता है उसी से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं। तो दोस्तों, इसके अतिरिक्त यह गतिशील पेटी है, अर्थात जिधर तापमान अधिक होगा
तो उधर दोस्तों यह जो ये ITCZ क्षेत्र है वह उधर ही विस्थापित होता जाता है। आप लोग मानचित्र से देखिए दोस्तों, ये हमारा जो ग्लोब है या हमारी पृथ्वी, वह दोस्तों ये ऊपर दोस्तों मैंने 30 से जो 35 डिग्री नॉर्थ हमारी अक्षांश रेखा है वह खींची है, और दोस्तों जो नीचे की ओर 30 से 35 डिग्री साउथ जो अक्षांश रेखा है उसे दोस्तों हमने प्रदर्शित किया है। जो 30 से 35 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश रेखा है उसे दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं, और वहीं दोस्तों जो दक्षिण में भी है उसे भी दोस्तों हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र कहते हैं। जो दोस्तों 0 डिग्री आपको पता होगा, यह दोस्तों है विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। 0 डिग्री जो हमारी भूमध्य रेखा है यह दोस्तों है विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। दोस्तों आप लोग को अभी बताया मैंने कि जो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें होती हैं उन्हें दोस्तों हम लोग कहते हैं उत्तरी व्यापारिक पवनें या नॉर्थ ट्रेड विंड्स, और दक्षिणी गोलार्ध में जो हमारी पवनें होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं दक्षिणी व्यापारिक पवनें, साउथ ट्रेड विंड। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी पवनें उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, दोस्तों ये जो रेखाएं जो हमारी पवनें हैं या उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा को आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है ये हमारा निम्न दाब क्षेत्र होता है, और जो आपको बताया जो हवाएं होती हैं वह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो दोस्तों इधर से जो हमारे दक्षिणी गोलार्ध है उससे भी दोस्तों हवाएं जो हैं भूमध्य रेखा की ओर निम्न दाब की ओर चलती हैं। दोस्तों जब ये हवाएं या पवनें आपस में टकराती हैं तो दोस्तों यह अब दोस्तों मुड़ जाती हैं अपनी ही दिशा में, दोबारा ये मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये पवनें टकराने के बाद अपनी दिशा में वापस मुड़ जाती हैं। तो इसका जो क्षेत्र पूरा बना हुआ है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यही इसी दोस्तों क्षेत्र को ITCZ कहा जाता है। ये ITCZ इसी क्षेत्र को कहा जाता है यहाँ दोस्तों ये पवनें आपस में टकराती हैं और वापस अपने ही मार्ग में दोबारा लौट जाती हैं। इसे दोस्तों ITCZ कहा जाता है। तो आशा करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। ITCZ आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसीलिए दोस्तों ये जब ये हवाएं आपस में टकराती हैं और अब वापस अपने दिशा में लौट जाती है, इसी को अभिसरण बोला जाता है। इसीलिए दोस्तों इस क्षेत्र को अभिसरण क्षेत्र बोला जाता है। आगे दोस्तों देखिएगा, जो हमारा दूसरा पॉइंट था कोरियालिस बल, आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि दोस्तों यह थोड़ा जो है टफ, हमारा जो ये पॉइंट है थोड़ा टफ है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। दोस्तों लिखा है कोरियालिस बल एक आभासी बल है। जो कोरियालिस बल है यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। जो कोरियालिस बल है दोस्तों यह पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार तथा केंद्र से दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों जो पृथ्वी के विभिन्न अक्षांश में आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है हमारे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य बटी हुई है। तो जो पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार जो है तथा केंद्र से जो दूरी है दोस्तों इन अक्षांशों की, तो उसके कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति वह भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा जैसे ग्लोब है, आपको बता दें जैसे दोस्तों ये हमारा ग्लोब है, तो इसमें जो दोस्तों हमारी ये लाइनें होती हैं दोस्तों ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और दोस्तों जो खड़ी लाइनें ये पड़ी होती हैं ये दोस्तों हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें, आपको पता ही होगी। तो दोस्तों वही कह रहा है कि वस्तुतः पृथ्वी के विभिन्न अक्षांशों में परिधि का आकार जो है तथा केंद्र से दूरी इन अक्षांशों की, इसके कारण दूरी के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति भिन्न भिन्न होती है। दोस्तों कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो वायु की गति है इसकी दिशा के बाईं ओर लगता है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। जो कोरियालिस बल है यह उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो वायु की गति है इसकी दिशा के बाईं ओर लगता है। आगे दोस्तों देखिएगा, यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। यह पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना।
यह जो हमारा बल है कोरियालिस बल, यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी जो है तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों के निर्माण में सहायक होता है। अगला पॉइंट दोस्तों देखिएगा, इसके अतिरिक्त चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के निर्माण में भी कोरियालिस बल का महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों जो कोरियालिस बल है इसका दोस्तों जो चक्रवात तथा प्रति चक्रवात के निर्माण में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसके कारण दोस्तों चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज में घूर्णन करते हैं। यह पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ा टफ, ये जो हमारी दूसरी हेडिंग थी, दूसरा पॉइंट ये हमारा टफ था, लेकिन आप लोग बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह चीज़ ध्यान रखें, कोरियालिस बल का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अतिरिक्त इसके कारण चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूर्णन करते हैं मतलब क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला पॉइंट हमारा है भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल और दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं। भूमध्य रेखा पर दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल तथा दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिससे परिणामी कोरियालिस बल शून्य हो जाता है। तो यह पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कोरियालिस बल है यह भूमध्य रेखा पर शून्य हो जाता है। और शून्य क्यों हो जाता है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर उत्तरी गोलार्ध का आभासी बल तथा दक्षिणी गोलार्ध का आभासी बल जो है एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। तो इसीलिए जो परिणाम होता है वह कोरियालिस बल जो भूमध्य रेखा पर शून्य हो जाता है। आशा करता हूँ यह चीज़ आपको समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आगे दोस्तों देखिए, हमारा जो तीसरा इसका पॉइंट था वह फेरल का नियम। तो दोस्तों फेरल का नियम क्या कहता है? फेरल का नियम पवनों एवं महासागरीय धाराओं की दिशा से संबंधित नियम है। फेरल का नियम भी दोस्तों पवनों तथा महासागरीय धाराओं के दिशा से संबंधित नियम है। इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में सभी पवने तथा महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में जो सभी पवने तथा महासागरीय धाराएं अपनी दिशा के सदैव दाईं तरफ चलती हैं। यह पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना, जो उत्तरी गोलार्ध में सभी पवने एवं महासागरीय धाराएं अपनी दिशा के सदैव दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये दोस्तों जो पवने या महासागरीय धाराएं हैं अपनी दिशा के बाईं तरफ मुड़ती हैं। यह चीज़ आप लोग विशेष का ध्यान रखें। फेरल के नियम क्या कहता है? जो इसके अनुसार उत्तरी गोलार्ध में सभी पवने एवं महासागरीय धाराएं अपनी दिशा के दाईं ओर सदैव दाईं ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में मतलब दोस्तों आपको पता है जो हमारी पृथ्वी 2 भागों में विभक्त है। पहला दोस्तों है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दोस्तों दक्षिण गोलार्ध। तो दोस्तों जो उत्तरी गोलार्ध है ये ऊपर वाला दोस्तों, इसमें जो पवने और महासागरीय धाराएं हैं यह अपनी दिशा के सदैव दाईं तरफ, मीन्स दोस्तों ये जैसे कोई पवन या कोई धारा जा रही है तो इसके बाईं तरफ इस तरफ दोस्तों लगता है यह बल। और दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी दिशा के बाएं तरफ मुड़ती हैं। दोस्तों जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें दोस्तों जो ये पवने या महासागरीय धाराएं हैं ये अपनी दिशा के बाईं तरफ लगती हैं या मुड़ती हैं। दोस्तों यह चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ फेरल का नियम भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों आप लोग इनको जो मैंने तीनों ये पॉइंट इसके बताए, पहला दोस्तों जो ITCZ, दूसरा दोस्तों जो कोरियालिस बल और तीसरा फेरल का नियम, ये तीनों दोस्तों आप लोग एक वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली क्लास में मैंने आज क्लास थोड़ी छोटी रखी है क्योंकि दोस्तों ये जो पॉइंट है हमारे थोड़ा टफ था, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा कम ही रखा है। इसके आगे दोस्तों कल की क्लास में जो मानसून के उत्पत्ति के संबंधित कुछ संकल्पनाएं हैं, उसमें दोस्तों जो जैसे तापीय संकल्पना हमारी है, गतिक संकल्पना है, नवीन संकल्पना है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उन पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।